बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। देखो क्या बोला है, एज्यूम दैट यू हैव ए डेटा सेट कंपोज्ड ऑफ n ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी मेरा जो डेटा सेट है मान लेते हैं ऐसा कुछ है जिसमें n ऑब्जर्वेशन है, यानी x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3 ऐसे करके लास्टली xn yn। ठीक है, n ऑब्जर्वेशन है। द टारगेट t एंड फीचर्स x। ठीक है, फीचर्स क्या है, x है। ओके, हमारा जो टारगेट है वो बता दिया गया है t। ठीक है, यू वांट टू फिट ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड फाइंड द वेट्स w। ठीक है, तुमने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया और तुम्हें w जो वेट्स है वो मिल गया। ठीक है, बहुत सही बात है। यू नो दैट मोर डेटा इज ऑलवेज हेल्पफुल। इंस्टेड ऑफ फिटिंग ए मॉडल विथ t बिलोंग्स टू r टू द पावर n, यानी r टू द पावर n में अगर t बिलोंग करता है एंड x बिलोंग्स टू r टू द पावर n इंटू d, you concatenate the data and fit the model using t belongs to r to the power 2n and x belongs to r to the power 2n into d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार तुम कर क्या रहे हो, x belongs to r to the power 2n into d। ठीक है, तो ऐसा है, रनिंग लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस न्यू डेटा सेट विल गिव द सेम वेट्स ऑन द ओरिजिनल डेटा सेट, ट्रू या फॉल्स। तो बताओ क्या होगा, रनिंग लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस न्यू डेटा सेट विल गिव द वेट्स। तो देखो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, डेटा सेट को रिप्लिकेट ही कर रहे हो। ये वाला जो डेटा सेट है टी सच दैट टी बिलोंग्स टू, ठीक है, r टू दी पावर 2n। ठीक है, ये ठीक है, ये जो है, और यहाँ पे दूसरा वाला जो है x सच दैट दिस बिलोंग्स टू r टू दी पावर 2n इंटू डी। ये दोनों जो डेटा सेट है, ये दोनों जो डेटा सेट है, ये ओरिजिनल डेटा सेट का डुप्लीकेट डेटा सेट ही है। तो अगर तुम डुप्लीकेट डेटा सेट में एल्गोरिदम चलाओगे तो क्या तुम्हें नया कुछ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रनिंग लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस न्यू डेटा सेट विल गिव द सेम वेट एज द ओरिजिनल डेटा सेट। हाँ भाई, बिल्कुल सेम वेट ही देगा, क्योंकि तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, जो नया डेटा सेट है, ये जो पुराना डेटा सेट था, ठीक है, पुराना जो डेटा सेट था r टू दी पावर n और r टू दी पावर n इंटू डी, उसका ही डुप्लीकेट है। तो अगर तुम इसी डेटा सेट में वापस से लीनियर रिग्रेशन चाहोगे तो तुम्हें तो सेम ही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे सेम ही वेट्स मिलेंगे, तो ये ऑब्वियसली दिस इज डेफिनेटली ट्रू यार, तुम्हें सेम ही वेट्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये याद रखना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट वी यूज लीनियर रिग्रेशन मेथड टू मॉडल दिस डेटा। ओके, टू टेस्ट आवर लीनियर रिग्रेशन वी चोज at random some data records on a training set and chose at some of the random of the remaining records on a टेस्ट सेट। यानी कुछ डेटा हम लोग ट्रेनिंग सेट के लिए ले रहे हैं और कुछ डेटा हम लोग टेस्टिंग सेट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नाउ लेट्स इंक्रीज द ट्रेनिंग सेट साइज ग्रेजुअली। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स इंक्रीज द ट्रेनिंग सेट साइज ग्रेजुअली एज द ट्रेनिंग सेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेट का जो साइज है, ट्रेनिंग सेट, ये जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, इसका साइज हम लोग ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एज द ट्रेनिंग सेट साइज इंक्रीजेज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन विद द मीन ट्रेनिंग टेस्टिंग एरर। तो जैसे हमारा ट्रेनिंग सेट बढ़ेगा, क्या होगा, हमारा ट्रेनिंग एरर क्या होगा, ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। ये पूछा गया है, और टेस्टिंग एरर भी बढ़ेगा या घटेगा ये पूछा गया है। तो ध्यान से एक चीज़ देखो, ट्रेनिंग एरर की अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेनिंग एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, एक्चुअल वैल्यू एट दैट पॉइंट माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू एट दैट पॉइंट, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यही तो फॉर्मूला होता है। और टेस्टिंग एरर का फॉर्मूला क्या होता है सर, टेस्टिंग एरर भी सेम ही फॉर्मूला होता है, बस जो डेटा पॉइंट्स है वो अलग होते हैं। ठीक है, टेस्टिंग एरर का भी जो फॉर्मूला है वो भी i इक्वल टू मान लेते हैं लाइक n+1 से लेके m तक होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्टिंग एरर में जो भी डेटा पॉइंट्स के ऊपर हम एरर कैलकुलेट करेंगे वो सारे अलग डेटा पॉइंट्स होंगे। वो डेटा पॉइंट्स ट्रेनिंग एरर के लिए जो डेटा पॉइंट्स यूज़ किए गए थे उसके साथ कोई वो सेम नहीं होंगे, वो अलग डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई आई कैप, यानी प्रेडिक्टेड वैल्यू एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई n। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, हम जितना एग्जाम्पल्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू जो है वाई आई माइनस वाई आई स्क्वायर, ये उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी मेरा लॉस इंक्रीज होता जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे n वैल्यूज है, यानी क्या होगा, पहले y1 होगा, y1 माइनस y1 कैप, फिर हो जाएगा y2 माइनस y2 कैप, फिर ऐसे करते करते yn माइनस yn कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि हम जितना जो है ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम जितना भी ये जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग का ट्रेनिंग एरर बढ़ रहा है। ट्रेनिंग एरर जो है वो बढ़ रहा है जितना हम लोग ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स बढ़ा रहे हैं। और टेस्टिंग की बात अगर हम कर लेते हैं, अगर हम टेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जितना तो हमारा क्या हो रहा है, पहले ये बताओ, मेन ट्रेनिंग एरर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग एग्जाम्पल बढ़ने के साथ साथ ये वाला जो वैल्यू है ये बढ़ता जा रहा है, तो ट्रेनिंग एरर तो इंक्रीज होगा। और टेस्टिंग एरर, अब देखो, जितना मॉडल में ट्रेनिंग एरर होगा, मॉडल उतना ही सीख रहा है। मतलब हम लोग मॉडल को जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से ट्रेन करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से हम ट्रेन करेंगे, मॉडल उतना ही अच्छा सीखेगा। और जितना ही अच्छा सीखेगा उतना ही कम वो टेस्ट के फेज़ में एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है पहले टेस्टिंग के पहले ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में अगर मेरा एरर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, उसका मतलब वो मॉडल को समझ में आ गया, वो सीख गया, तो फिर टेस्टिंग एरर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। टेस्टिंग एरर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तब तक मॉडल सीख चुका होगा ना। सीखने के बाद तुम्हारा जो है टेस्टिंग एरर कम ही देगा, तो टेस्टिंग एरर डिक्रीज़ हो जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे एवरेज स्क्वायर लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो हम कैसे क्या करेंगे बताओ ध्यान से, कि देखो, हमें हमारे पास जो मॉडल का इक्वेशन है वाई कैप इक्वल टू एक्स थीटा, मेरे को क्या करना है, थीटा कैप की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो एवरेज स्क्वायर लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना होगा। तो वाई कैप इक्वल्स टू एक्स थीटा है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं थीटा को पहले लाना चाहता हूँ और एक्स को बाद में लाना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे लिखना होगा, थीटा लिखा फिर ट्रांसपोज फिर एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये भी एक दूसरा वे होता है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब मुझे एवरेज स्क्वायर लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, तो हमारा लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा यार, लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉस फंक्शन हो जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n, ठीक है, वाई एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही होता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n, ठीक है, वाई माइनस वाई कैप की जगह हम क्या डाल देंगे, वाई कैप की जगह हम एक्स थीटा डाल सकते हैं, चाहे तो थीटा ट्रांसपोज एक्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई कैप की जगह हम लोग ऐसा लिख दिए एक्स थीटा, ठीक है, तो वाई माइनस एक्स थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो मुझे बताओ, ये अगर हमारा लॉस फंक्शन है, इस लॉस फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो क्या मुझे थीटा कैप मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो मेरे को देखना होगा ये, अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लॉस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू 1 टू n वाई माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स, इसका होल स्क्वायर, क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वाई कैप इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज एक्स भी होता है। ये n है, ये n रहे या ना रहे मैटर नहीं करता, क्योंकि n एक कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के टाइम वैनिश हो जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पे करेक्ट कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करके हमें थीटा कैप मिल सकता है, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है? बताओ, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक एक्स टर्म भी तो चाहिए थीटा के साथ। क्या यहाँ पे एक्स टर्म है? नहीं, नहीं है एक्स टर्म, सिर्फ थीटा है। देखो, तो क्या ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो हो ही जाएगा, वाई माइनस एक्स थीटा, ये तो होगा ही, यही तो हमारा वाई कैप है भी, और उसका होल स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा। वाई आई माइनस एक्स आई थीटा का होल स्क्वायर, हाँ ये भी हो जाएगा। वाई आई माइनस एक्स थीटा नॉर्म टू, इसका मतलब भी होल स्क्वायर ही है, एक तरह से समझ लो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये तो हुआ ही था, ये वाला भी हो जाएगा। क्या ये वाला हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि लॉस फंक्शन क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, समेशन आई 1 टू n वाई आई माइनस वाई कैप, वाई आई का कैप, इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म रहना चाहिए। क्या यहाँ पे स्क्वायर टर्म है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या यहाँ पे स्क्वायर टर्म है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ये 3-4 हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एलिस हैज कलेक्टेड डेटा सेट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा है ऐसा। तो हमारा डेटा सेट कैसा है, देखो, x1 y1 x2 y2, ऐसे करते करते लास्टली क्या है, xn yn, अरे बाप रे, ऑफ शी डज लीनियर रिग्रेशन ऑन इट, तो इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन कर रहा है, और फिर एंड ऑब्टेन्स अ वेट वेक्टर विच इज़ डब्ल्यू एलिस, ठीक है। तो ये हमें उसको एक वेट वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो वेट वेक्टर जो है वो क्या है, डब्ल्यू एलिस, ओके, सही बात है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका लॉस फंक्शन क्या होगा, इसका लॉस फंक्शन क्या होगा? एकदम सिंपल है भाई, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस डब्ल्यू
डब्लू ट्रांसपोज एक्स का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ नेक्स्ट देखो, बॉब ऑल्सो कलेक्ट्स द सेम डेटा सेट बट इज रिकॉर्डिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द एक्स साइज ही यूजेस डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, स्पेसिफिकली बॉब्स डेटा सेट इज Z1 Y1 से लेके ZN YN, यानी हमारा जो बॉब है, बॉब का जो डेटा सेट है वो क्या है, Z1 Y1 सो ऐसे लेके ZN YN तक है बॉब का डेटा सेट। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, वेर ईच ZI इज C इंटू XI। ठीक है, तो ZI क्या है, C इंटू XI है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखना, ZI जो है C इंटू XI। तो हम क्या करेंगे, ZI की जगह CXI लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CX1 Y1, ये पहला डेटा सेट। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CX2 Y2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CX3 Y3, ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या हो जाएगा, CXN YN। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, C ग्रेटर देन 0 है, एक स्केलर है, बॉब डज लीनियर रिग्रेशन ऑन द डेटा सेट एंड ऑब्टेन्स अ वेट वेक्टर W बॉब। ठीक है, तुझे W बॉब एक वेट मिलता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका जो लॉस फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो लॉस फंक्शन हो जाएगा हमारा समेशन I इक्वल्स टू 1 to N Y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। वाई कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, W ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे वेट्स जो हैं, x जो है वो C फैक्टर से स्केल हो गया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं W ट्रांसपोज CXI का होल स्क्वायर। सारे जो x वेट्स हैं वो तो C से स्केल हो चुके हैं, तो W ट्रांसपोज CXI का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, याद करो, अगर मैं स्केल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्केल करता हूँ तो लीनियर रिग्रेशन का लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नो चेंज, लेकिन हाँ वेट स्केल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं देखो, अगर मैं C से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वेट 1/C से स्केल हो जाता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था, याद करो। अगर मैं किसी चीज़ को C से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वेट्स को C से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनपुट को, तो हमारा जो वेट है वो 1/C से स्केल हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि W बॉब, हम ऐसा लिख सकते हैं W बॉब इज इक्वल टू W एलिस अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि हमने बॉब ने क्या किया, सारे जो इनपुट है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए जो उसका जो वेट हो जाएगा वो एलिस का 3 गुना हो जाएगा। बॉब का जो वेट है वो एलिस के वेट्स का बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया है ना 3 से, तो वेट क्या हो जाएगा, बाई 3 फैक्टर से स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सवाल क्या है, क्या सवाल है, बॉब डज लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस डेटा सेट एंड ऑब्टेन्स अ वेट वेक्टर W। पूछा गया डू एलिस एंड बॉब हैव द सेम ट्रेनिंग लॉस। ट्रेनिंग लॉस सेम हो सकता है, ट्रेनिंग लॉस सेम हो सकता है। ठीक है, क्यों क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो यार, ये कांस्टेंट टर्म है, ये जो C है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हट जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, इसीलिए ट्रेनिंग लॉस सेम ही है। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस तो सेम ही है। और मेरा अगर नेक्स्ट सवाल है, क्या W एलिस और W बॉब इक्वल है, वेट ऑफ एलिस इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉब, नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है। अभी तो मैंने बताया W बॉब इक्वल टू W एलिस बाई 3, यानी तुम्हारा जो है वेट्स इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, सपोज दैट नाउ बॉब रिकॉर्ड्स ईच फीचर इन ए डिफरेंट यूनिट। मैं थोड़ा ना पेन का जो है ये साइज़ थोड़ा छोटा कर देता है। इन ए डिफरेंट दैट इज़ फॉर ईच कोऑर्डिनेट ZJ विच इज़ इक्वल टू CJ XJ। अच्छा, बॉब का जो डेटा सेट था वो क्या था, वो था ऐसा कुछ, Z1 Y1, फिर Z2 Y2, फिर Z3 Y3, ऐसे, लाइक लास्ट वाला क्या था, ZN YN, ऐसा कुछ था, है ना। अब ध्यान से देखो, ZJ क्या है, CJ XJ, यानी ZJ क्या हो जाएगा, CJ XJ, और यहाँ पे बोल दिया CJ ग्रेटर देन 0 एंड CJs आर नॉट इक्वल, सारे जो CJs है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CJ यानी C1 X1 Y1, ये पहला डेटा सेट हो गया। फिर यहाँ पे है C2 X2 Y2, ये दूसरा डेटा सेट। फिर C3 X3 Y3, क्योंकि देखो यार हमें करना क्या है, ZJ जो है वो क्या हो जाएगा, CJ XJ, ऐसा कुछ है, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा,
जेड एन क्या हो जाएगा, सी एन एक्स एन और वाई एन, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा डेटा सेट। अब मुझे एक चीज़ तुम ध्यान से बताओ, यहाँ पे सारे जो भी सीजेस हैं वो इक्वल नहीं है, सीजेस आर नॉट इक्वल, ठीक है, यानी C1 C2 C3 कुछ भी इक्वल नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी जो ट्रेनिंग लॉस होगा वो सेम होगा? हाँ यार, ट्रेनिंग लॉस तो बिल्कुल सेम होगा। क्यों ट्रेनिंग लॉस सेम होगा? क्योंकि अगर मैं एलिस का ट्रेनिंग लॉस देखता हूँ जो पहले था, वो क्या था, वाई कैप माइनस, क्या था क्वेश्चन, देखें एक मिनट, इसका क्या था मेरे ख्याल से, क्या क्या था, अच्छा एक्स एंड वाई है ना, अच्छा उस तरह से ही था, वाई कैप माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्लू ट्रांसपोज एक्स का, सॉरी वाई कैप में क्या लिख रहा है यार, वाई माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स का होल स्क्वायर। अभी बॉब का लॉस क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स का एक्स आई का होल स्क्वायर। अभी बॉब का लॉस क्या होगा, ठीक है, बॉब का लॉस चलो देख लेते हैं। देखो बॉब का लॉस हम कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ है, वाई आई माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू एट वाई आई इसका होल स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो वाई आई माइनस, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, वो डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वाई आई माइनस एक्स आई को हम कैसे लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे समेशन है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे तो एक समेशन टर्म है I1 से लेके n तक, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, I1 से लेके n, वाई आई माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई की जगह हम लिख देंगे C इंटू एक्स आई, सी आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, y1 माइनस डब्लू ट्रांसपोज C1 x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस डब्लू ट्रांसपोज C2 x2 इसका होल स्क्वायर, प्लस लास्ट में yn, थोड़ा हटाता हूँ मैं यहाँ पे, yn माइनस डब्लू ट्रांसपोज Cn xn इसका होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो सी फैक्टर से स्केल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में अगर मेरा वेट क्या होगा, इस चीज़ में मेरा वेट क्या होगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल, मतलब बॉब का वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल इस बाई C1, ठीक है। यहाँ पे जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एल इस बाई C2, इस तरह से, क्योंकि C1 और C2 तो इक्वल नहीं है ना। ये जो Cn है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एलिस बाई Cn, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पूरा बाई दैट फैक्टर, जिस कांस्टेंट स्केलर से तुमने मल्टीप्लाई किया है इससे ही स्केल हो जा रहा है, देखो नीचे सारे वही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, सवाल क्या पूछा है, क्या डब्ल्यू एलिस और डब्ल्यू बॉब इक्वल है, आंसर इज़ नो, नहीं हो रहा है, नहीं इक्वल है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी भी इनपुट को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेट सेम फैक्टर से ही स्केल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सेम नहीं, लेकिन ट्रेनिंग लॉस सेम है, ठीक है। तो ऐसा है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दिख रहा है, ऐसा एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, हाँ, आप दिख रहा होगा। Suppose we have a data set of 100 points whose first few rows are shown below and we would like to predict y from v cap and w cap, ठीक है। Suppose we create a design matrix x whose first column is v cap whose and second column is w, ठीक है, and the third column u vector is a feature of ui equals to mod of vi, ठीक है। The resultant model is yi equal to बीटा 1 वी आई प्लस बीटा 2 डब्ल्यू आई प्लस बीटा 3 मॉड वी आई, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है लीनियर रिग्रेशन का वो क्या है, देख लेते हैं, बीटा 1 वी आई प्लस बीटा 2 डब्ल्यू आई प्लस बीटा 3 मॉड ऑफ वी आई, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, द टॉप रो इज़ रो 1, ठीक है। ये जो टॉप रो है ये रो 1 है, इसका मतलब ये वाला रो 2 है और ये वाला हमारा रो 3 है, बहुत सही। द रिजल्टिंग मॉडल इज़ दिस वन, फॉर द डेटा बिलो सपोज वी आर्बिट्ररीली पिक बीटा इक्वल्स टू 0.1 12 0.2 होल ट्रांसपोज, यानी बीटा इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, 0.1
ज़ीरो, फिर क्या है 12 और 0.2 इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बीटा 1 ये है, बीटा 2 ये है और बीटा 3 ये है। तो क्या हम वाई कैप निकाल सकते हैं, बताओ। हाँ निकाला जा सकता है, ध्यान से देखना है। ये वाई आई कैप है, ठीक है। तो वाई आई कैप मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज़ वाई वन कैप, तो बच्चों निकाल सकते हैं। वाई वन का कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू डब्लू वन प्लस बीटा थ्री वी वन मॉड ऑफ वी वन, राइट। चलो तो वाई वन का कैप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। बीटा वन वी वन, बीटा वन क्या है भैया 0.1 और वी वन क्या है, वी वन हाँ वी वन है -30, राइट, -30। तो 0.1 इंटू -30 प्लस बीटा टू डब्लू वन, बीटा टू क्या है 12 इंटू डब्लू वन क्या है 1, तो 12 इंटू 1 प्लस बीटा थ्री मॉड वी वन, बीटा थ्री क्या है 0.2 और मॉड वी वन यानी मॉड्यूलस ऑफ -30, सो 0.2 इंटू 30 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है। सो ये क्या आएगा 15। तो वाई वन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। से मेरे से पूछा क्या गया है व्हाट इज़ वाई वन कैप, दिस इज़ नथिंग बट 15, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, बीटा हमें एक दिया हुआ है बीटा वेक्टर 0.1 12 और 0.2 का ट्रांसपोज, पूछा गया व्हाट इज़ मॉड्यूलस ऑफ E1, E1 का मॉड्यूलस क्या होगा। तो देखो यानी एरर का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मुझे निकालना है। तो एरर का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा एट द डेटा पॉइंट 1, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ 1, इसका मॉड्यूलस। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 बैठाते हैं माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ 1 क्या है, अभी निकाला मैंने 15, तो ये कितना आएगा 15 माइनस 4 यानी -11, -11 का मॉड किया यानी +11। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। आइए देखते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा पॉइंट है, ठीक है। मतलब इसी डेटा पॉइंट के लिए ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर इक्वल टू 9 बोल दिया गया है, ठीक है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ई वेक्टर का जो होल स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, राइट, ये 9 हो जाएगा। मेरे से पूछा गया मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। क्या बोलते हैं, सारे जितने भी एरर्स हैं उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, सारे जितने भी एरर्स का स्क्वायर है वो क्या है 9 है, डिवाइडेड बाई टोटल डेटा पॉइंट हमारे कितने हैं भाई, बताओ तो यार, ध्यान से देखो। सपोज वी हैव ए डेटा सेट ऑफ 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का वैल्यू 100 हो जाएगा। सो आंसर कितना आएगा 0.09, ये हो जाएगा हमारा मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन इफ वी डबल द डेटा मैट्रिक्स x वी डबल द रिजल्टिंग लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन w कैप। क्या बात ये सही है या गलत है, इसका मतलब अगर हमने जो डेटा मैट्रिक्स है x कैप, अगर मान लो ऐसा कुछ है x1 x2 ऐसे करते करते xn तक है हमारे पास, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डबल किया तो ये हो जाएगा 2x वेक्टर, और ये कैसा दिखेगा मुझे बताओ, ये दिखेगा 2x1 2x2 एंड सो ऑन टिल 2xn। अब देखो ध्यान से एक चीज़ देखना, ठीक है। अगर मैं जो डेटा मैट्रिक्स है उसको मैं डबल कर देता हूँ, इस केस में हमारा लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yi माइनस, ठीक है, yi माइनस w ट्रांसपोज xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n जो है रहने दो,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं लॉस फंक्शन देखूँ, ये क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई माइनस डब्लू ट्रांसपोज टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल इन पॉइंट्स ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सारे इनपुट्स को 2 से स्केल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर मेरा सोल्यूशन होगा डब्लू कैप, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डब्लू कैप बाई 2 हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर तुम किसी कांस्टेंट से इनपुट को स्केल करते हो तो तुम्हारा जो वेट है वो आधा बाई डेट कांस्टेंट हो जाता है, यानी डब्लू कैप बाई सी होता है अगर तुम सारे इनपुट को सी से स्केल करते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ वी डबल द डेटा मैट्रिक्स एक्स वी डबल द रिजल्टिंग लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन डब्लू। क्या यहाँ पे डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर 2 होगा, नहीं, फॉल्स इज द आंसर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हेन रनिंग लीनियर रिग्रेशन इट इज़ अ गुड आइडिया टू लुक एट द लार्जेस्ट रिग्रेशन वेट्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिग्रेशन वेट्स हमें देखना पड़ेगा टू सी विच आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीचर इन डिटरमाइनिंग द प्रेडिक्शंस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब हमारा ये क्या बोल रहा है, रनिंग अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन चला रहे हैं तो ये हमेशा अच्छा आइडिया होता है कि हमें जो सबसे बड़े बड़े वेट्स हैं उनको सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं डिटरमाइनिंग द प्रेडिक्शंस। तो हमारा मान लेते हैं डब्लू कैप है एक वेक्टर, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं, W1 W2 लाइक दिस करके टिल WN तक है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, मान लो W1 है 100 200, ऐसे करते करते जो लास्ट वेक्टर है वो मान लेते हैं 900 है। तो तुम्हें लगता है, बताओ क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है कि ये हमेशा अच्छा आइडिया है कि हमें रिग्रेशन वेट्स को ही देखना चाहिए? बताओ क्या ये आंसर सही है? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारे वेट्स है ना, ये तुम्हें कुछ नहीं बताते, ये तुम्हें ये कभी नहीं बताते कि कौन सा इन्फ्लुएंशियल फीचर्स है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल जो फीचर्स है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है, ये तुम कभी भी वेट देख के नहीं समझ सकते। वेट देख के तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि कौन सा फीचर जो है इन्फ्लुएंशियल है। क्या हमें वेट से समझ में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि वेट बहुत ज़्यादा जिसका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट है, वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भी ऐसा हो सकता है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर भी हो सकता है। ठीक है, जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर ऐसा भी देखा गया है कि जो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, उसका वेट बहुत स्मॉल हैज़ स्मॉल वेट, यानी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ऐसा भी देखा गया है। तो अगर ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है? नहीं, तुम्हें अगर इम्पॉर्टेंट, तो ये इसका आंसर तो फॉल्स है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है? मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है फीचर्स x1 x2 x3 x4 और x5, ऐसा है, मान लो 5 फीचर्स हैं। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन पांचों फीचर में से सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आउटपुट वेरिएबल? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मुझे निकालना पड़ेगा। किसके साथ किसका निकालेंगे? पहले टारगेट वेरिएबल के साथ हम पहले फीचर का निकालेंगे, फिर टारगेट वेरिएबल के साथ दूसरे फीचर का निकालेंगे, फिर टारगेट वेरिएबल के साथ तीसरे फीचर का निकालेंगे, टारगेट वेरिएबल के साथ चौथे का निकालेंगे, फिर टारगेट वेरिएबल के साथ पांचवें फीचर का निकालेंगे। तो इनमें से सबका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे, फिर इनमें से जिसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा। मान लेते हैं हमारा जो x1 है, x1 का y के साथ जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये सबसे मैक्सिमम है, ये सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या हो गया? x1 हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि अगर x3 सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, तो x3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखना होगा हर एक फीचर का विथ रिस्पेक्ट टू द टारगेट वेरिएबल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। एकदम सिंपल चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है निकालने के लिए यही हम करते हैं। क्या बताओ ये क्या है? लेट एक्स इज ए वेक्टर विच बिलोंग्स टू एन आर एम क्रॉस एन। ठीक है, एम क्रॉस एन स्पेस में है, इसका मतलब क्या है, एक जो वेक्टर है वो आर एम क्रॉस एन में, मतलब ये एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। यानी क्या, एम क्रॉस एन मतलब एम रोज है एन कॉलम्स है, यानी x1 x2 x3 ऐसा करते करते इधर एम है, ठीक है, एन कॉलम्स है, सॉरी एन कॉलम्स है, यानी ये एक्स एन हो जाएगा।
फिर ये x1, ये इधर x2 हो जाएगा, x3, x4 करते करते यहाँ पे भी xn तक जाएगा, यहाँ पे x3 करते करते हमारे पास कितने रोज़ होने चाहिए, m रोज़ होने चाहिए, xm तक जाएगा और यहाँ पे ये xn तक जाएगा, ऐसा कुछ है। अबे यार लिख ले, हाँ ये रहा, ठीक है। और w बिलोंग्स टू r टू द पावर n, यानी w कैसा होगा, r टू द पावर n, यानी इन डायमेंशनल स्पेस में बिलोंग करता है, तो मेरा जो w है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, w1 w2 ऐसे करते करते wn तक है। अच्छा, और y जो है दैट बिलोंग्स टू r टू द पावर m, यानी y कैसा हो जाएगा, r टू द पावर m, यानी वही सेम इन डायमेंशनल स्पेस y1 y2 करते करते r टू द पावर m है, यानी ym तक जाएगा, राइट। अब हमें मीन स्क्वायर एरर दे दिया गया विच इज़ दिस थिंग, लॉस फंक्शन हमें दे दिया गया, लॉस फंक्शन क्या दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स डब्ल्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रेडियंट या नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलना सीखो, इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, या हम इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बोलना, लेकिन नाम दोनों जानना ज़रूरी है। कभी कभार क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक पूछ लेगा तो आपको अगर पता नहीं होगा तो फंस जाओगे। तो ग्रेडियंट निकालना लॉस फंक्शन का मतलब w के रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव करना है। चलो कर लेते हैं, डेल बाई डेल w ऑफ एल डब्ल्यू। वैसे देखो इसका यहाँ पे जो आंसर है ध्यान से देखो, ये इसमें ट्रांसपोज है, एक्स ट्रांसपोज के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्स ट्रांसपोज ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल बाई डेल डब्ल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर तो सामने आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, ठीक है, इंटू डेल अपॉन डेल्टा डब्ल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई डेल अपॉन डेल डब्ल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये सिर्फ एक्स ट्रांसपोज निकलेगा और बाकी का तो जीरो हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 2 एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई। सो दिस इज आवर डेल अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, 2 एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई। देख लेते हैं आंसर क्या है, देखो 2 एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, ये यही होगा। यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज इन्होंने लिखना भूल गया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 2 एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू माइनस वाई, यही आंसर है, ठीक है।